सुप्रभात। मैं सुमन शर्मा विवेकानंद विद्या निकेतन से आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा की व्याख्या। सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय। आपका जन्म सन 1911 में उत्तरांचल में हुआ। 1977 में इन्हें इनके काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इनके काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी। इनके निबंध संग्रह है दो आब। कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। सन 1993 में आप अपना महान साहित्य हिंदी जगत को सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए। तो आइए जानते हैं अब उषा कविता का प्रतिपाद्य यानी सार। कविता का सार यानी कि प्रतिपाद्य इस प्रकार है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पूर्व की प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। तब प्रकृति में पल पल परिवर्तन होते हैं। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी मतलब हाउसवाइफ ने राख से चौका लीप पोत दिया हो जो अभी गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है और उसकी लाली फैलती है, लाली मतलब अरुण रंग, तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सील क्या मतलब है, जिस पर मसाला पीसते हैं, को किसी ने धो दिया है या उस पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादुई प्रभाव समाप्त होने लगता है। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं उषा कविता का पहला अवतरण। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा चौका, कोष्टक में है अभी गीला पड़ा है। कवि का कथन है कि प्रातःकालीन आकाश मनमोहक नीलिमा से सुशोभित हो रहा था। यह गहरे नीले शंख के समान नीला प्रतीत होता है। इस प्रकार सूर्योदय से पूर्व के आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया था। आकाश की नीलिमा के कारण उसका सौंदर्य शंख के समान बन गया था। नीले आकाश में सफ़ेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लगा जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लेप रखा है जो अभी गीला पड़ा है, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में पवित्रता झलक रही है। तो बच्चों, एक बार पुनः इस अवतरण को सरल भाषा में सीखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो प्रातः मतलब सुबह, नभ मतलब आकाश। तो यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है भोर के समय का। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ, भोर और सुबह में क्या अंतर होता है। सुबह तो वो होती है जब सूरज पूरा निकल चुका होता है और आकाश के अंदर पीले रंग की रोशनी छा जाती है, और भोर वह है रात और सुबह के मध्य का जो समय है, यानी कि तारे थोड़े थोड़े जा रहे हैं, एक आधा दिख भी रहा है, थोड़ा सा कालापन है, थोड़ी सी सफ़ेदी है, और काला और सफ़ेद रंग मिश्रण होकर उनका सलेटी सा रंग वहाँ पर बन जाता है। तो वो होता है भोर का समय, जब सूरज ना निकले, सूरज के निकलने से पहले का समय। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, और हल्का हल्का सा नीला रंग भी उसमें आने लगता है। तो उस समय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहे हैं कि उस समय का वातावरण, आसमान का रंग नीले शंख के जैसा प्रतीत होता है। भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका। चौका क्या होता है? चूल्हा। जो गांव से संबंधित है बच्चे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिस स्थान पर मंगल कार्य करना हो उसे पहले राख से अच्छी तरह से लिपा जाता है, उसे पवित्र, उसे शुद्ध, उसे स्वच्छ बनाया जाता है। तो वैसे भी चूल्हे को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, तो उसको सबसे पहले लिपा जाता है और उसके बाद उस पर खाना बनाया जाता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है, उस समय का वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे किसी गृहिणी ने, किसी औरत ने राख से चूल्हे को लीप दिया हो। राख से क्यों कहा है? क्योंकि राख होती है सलेटी रंग की, कहीं कहीं से काली, कहीं कहीं से सफ़ेद रंग की। उसी प्रकार का दृश्य इस समय आसमान में दिख रहा है।
अभी गीला पड़ा है, ये कोष्ठक में क्यों लिखा है अभी गीला पड़ा है? इसका एक कारण है। ऐसा लग रहा है किसी गृहिणी ने अभी अभी लिपा है। तो जैसे कि जब चूल्हे को लिपते हैं उस समय उसका रंग डार्क हो जाता है, सूखने के बाद फिर वो लाइट कलर हो जाता है उसका थोड़ा सा। अभी गीला पड़ा है मतलब उसमें नमी है, आसमान में इस समय नमी है, ओस है। लेकिन जब सूरज निकल जाता है तो वो ओस, वो जो नमी कहीं ना कहीं फिर से गायब हो जाती है। इस अवतरण का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य? काव्य मीन्स कविता, शिल्प मीन्स बनना, मतलब ये कविता किन शब्दों द्वारा, किन चीज़ों द्वारा बहुत सुंदर बन पड़ी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ कवि ने उषा काल का बड़ा सूक्ष्म चित्र अंकित किया है। सूर्योदय से पूर्व का दृश्य भले ही क्षणिक है, पर वह अपने आकर्षण से दर्शक की दृष्टि को बांध लेता है। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए। वो जो अंधकार है, वो जो सलेटी रंग है, वो जो हल्की हल्की उसके अंदर सफ़ेदी आ रही है, वो बहुत देर तक नहीं रहती है, कुछ ही मिनटों के लिए होती है वो। तो दूसरा है अभिधात्मक प्रयोग किया गया है, अभिधा। तो देखिए 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं हमारे साहित्यिक जगत में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसमें से अभिधा होता है जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा ही बताया जाए, वो होता है अभिधा। तो इस वजह से यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ पर देखिए जैसे में उपमा अलंकार है, और ये भोर का नभ ऐसा लग रहा है मानो किसी ने राख से लिपा हुआ चौका हो, तो ऐसा लग रहा है मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। कोमल कांत पदावली है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। बच्चों बिंब भी बहुत तरीके के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। तो यहाँ पर आपके सामने एक दृश्य सा बन रहा है, आपकी आंखों के सामने सूरज, आसमान, वो रंग आने लगा होगा आंखों के सामने, तो कवि ने शब्दों के माध्यम से एक चित्र सांकित कर दिया है हमारी आंखों के सामने, तो इसलिए यहाँ पर है दृश्य बिंब। तो चलते हैं दूसरे अवतरण की तरफ। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे लाल केसर से युक्त सील को धो दिया गया हो। सील को जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिस पर मसाले को पीसा जाता है, जैसे सिलबट्टा पहले होता था, आजकल तो मिक्सी आ गई हैं, तो उसे कहते हैं सील। अर्थात वह बहुत निर्मल हो लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही हो, अथवा ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे केसर लाल रंग का होता है, केसर को उस पर पीस दिया गया हो, पीसने के बाद जब उसको धो दिया हो तो वो थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग आ गया हो उसके ऊपर, जो कि मैं अरुण रंग की आपको बात कर रही थी। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने, जैसे हम पुराने ज़माने में बच्चे उसको स्लेट को साफ़ करते थे, या तख्ती भी कह सकते हैं, उसको साफ़ करते थे कचनी मिट्टी से, ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। इस अवतरण का काव्य सौंदर्य देखते हैं ज़रा। बहुत काली सील ल की आवृत्ति से यहाँ पर अंतः अनुप्रास अलंकार है। ज़रा, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ज के नीचे एक बिंदी है जिसे नुक्ता कहते हैं। ये उर्दू या फारसी के शब्द होते हैं, तो हम कह सकते हैं कवि ने उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है या विदेशज शब्द का इस्तेमाल किया है। कि जैसे धुल गई हो, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने धो दिया हो सिलवट्टे को, या फिर स्लेट पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी हो, तो ऐसा लग रहा है मानो। तो मानो की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोमल कांत पदावली है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, और दोबारा से फिर वही दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, अभिधात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चलिए चलते हैं तीसरे अवतरण की ओर। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देव जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं, नीला आकाश मानो नीला जल है,
सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरे रंग की आभा बिखरा रही है, अर्थात उसमें उज्ज्वलता का समावेश हो। सूर्य के प्रकट होने से उषा का जादू के समान यह सौंदर्य समाप्त हो रहा है। तो एक बार दोबारा से इसे सरल शब्दों में समझेंगे। नील जल में, नीला जल इसको कहा है नीले आकाश को, तो यहाँ पर आकाश प्रतीक है किसी तालाब का या किसी नदी का। में या किसी की गोरी देह, देह मतलब शरीर, ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है प्रकृति का, ऐसा उषा का मानवीकरण किया गया है। यानी कि अब पहले तो देखिए सलेटी रंग था, उसके बाद सूर्य का अरुण रंग दिखने लगा, लालिमा आ गई, उसके बाद अब सूरज निकलने लगा है, उसका पीला प्रकाश दिखने लगा है, तो यहाँ पर गोरी देह उसी को कहा गया है। तो नीले आकाश के बीच में सूर्य की पीली पीली किरणें झिलमिला रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में कोई नायिका, कोई नवयुवती बाहर निकल रही है और झिलमिल झिलमिल अपनी देह को हिला रही है, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो पल पल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, पल पल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका जादू सा अब टूट गया है। यानी कि पहले तो कवि की आंखों को इस दृश्य ने सम्मोहित कर रखा था, लेकिन जब वो पीली पीली किरणें पड़ने लगी तो उसके बाद वो जादू सा टूटता नज़र आ रहा है। उससे पहले एक जादू की तरह लग रहा था, मिनटों के हिसाब से सारा दृश्य परिवर्तित हो रहा था, लेकिन अब सूर्योदय पूरी तरह से हो चुका है, पीला प्रकाश आसमान में छा चुका है। तो चलिए चलते हैं इस अवतरण के काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य की ओर। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, नीले नीले आकाश में सूर्य की पीली पीली किरणें निकल रही है, नीचे नदी में, तालाब में उसकी किरणें कैसे पड़ रही हैं, और पानी के हिलने के साथ साथ वो किरणें भी हिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई नायिका अपनी देह को झिलमिला रही हो। तो इसका काव्य सौंदर्य रहेगा, उषाकालीन आकाश का मनमोहक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी कि कवि ने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा है बिंब, है इसमें चक्षुक बिंब, जिसे कि दृश्य बिंब भी कहते हैं। चक्षु मतलब आँखें, हमारी आँखों के सामने एक चित्र आ गया है। तीसरा है अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, और इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उषा का मानवीकरण किया गया है। कोमल कांत पदावली की योजना है, और उपमा अलंकार है। और इसके अलावा रही हो, ह की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर बन पड़ा है। उम्मीद है छात्रों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको एक काम देती हूँ कि आप कभी भोर के समय छत पर जाकर इस नज़ारे का आनंद लेना, आप खुद इस परिवर्तन को महसूस करना कि किस प्रकार प्रकृति पल पल परिवर्तित होती है। भोर से लेकर उषा आने तक आप इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। धन्यवाद।